बड़ौदा से हैं सचिन साहब हैं। गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। जी सचिन जी बताइए, प्रश्न क्या है? सर मेरा ये प्रश्न था कि मेरे को हाउसिंग लोन लेना है जी, और उसमें दो चॉइसेस हैं, एक नेशनलाइज्ड बैंक और एक प्राइवेट बैंक। ओके। बट द कंफ्यूजन विच आई हैव इज कि नेशनलाइज्ड बैंक में यू एंड अप पेइंग लेस और प्राइवेट में यू एंड अप पेइंग मोर अगर आपको प्री पेमेंट करके आपको फोरक्लोज कराना है लोन। जी, तो इज इट सम डिफरेंस कि नेशनलाइज्ड बैंक जो प्रिंसिपल अमाउंट और हर जो किस्त होती है, जो ईएमआई अपन देते हैं, तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट इन दोनों का चार्ज करने का तरीका कुछ अलग है? हम जरूर आपको राय दिलवाते हैं किस तरह से आप सोच रहे हैं आपको आगे बढ़ना चाहिए। एक तरफ नेशनलाइज आपने कहा, दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक्स में कैसे आपको फाइनली बढ़ना चाहिए, किन पैरामीटर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। रुंगटा साहब, काफ़ी सारे जैसे उसमें पैरामीटर्स इन्वॉल्व रहते हैं, पर फिर भी आप बता सकें जो मौजूदा रेट ऑफर कर रहे हैं वो एक बात, साथ में क्या पिछला थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें, क्योंकि हमने ये भी नोटिस किया कि एक समय बैंक्स ने रेट्स तो अच्छे खासे बढ़ाए थे, पर फिर जब हमने देखा इंटरेस्ट रेट्स में कुछ नरमी होनी शुरू हुई तो बैंक्स ने उस तरह से पास ऑन कहीं ने फुली नहीं किए थे। क्या पूरा एग्जैक्टली डिसाइड करने से पहले जो मौजूदा रेट्स हैं कुछ पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लें और बाकी पहलू भी देख लें, सो दैट इनको एक बेटर आइडिया मिल सके किस तरह से पूरा वर्क करता है उस बैंक में सिस्टम? शायद इनका प्रश्न ये भी था कि क्या ब्याज का जो कैलकुलेशन का तरीका है और प्रिंसिपल का जो तरीका है उसमें कोई फर्क है क्या। तो उसमें तो खैर कोई तरीके में कोई फर्क नहीं हो सकता, ये तो मैथमेटिक्स है। कितना ब्याज है, कितना प्रिंसिपल है, ये तो मैथमेटिक्स है। अब सवाल ये उठता है कि जो इंटरेस्ट रेट्स इटसेल्फ हैं वो अलग हो सकती हैं, चार्जेस अलग हो सकते हैं। तो कई बैंकों में, नॉट सिर्फ नेशनलाइज्ड, इवन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में, अगर आप अपने सोर्स से रीपेमेंट करते हैं तो आपको प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लगता। अगर आप रीफाइनेंस करवा रहे हैं तो आपको प्रीपेमेंट चार्ज लगता है। तो कैलकुलेशन के तरीके में कोई फर्क नहीं है। ब्याज उसी तरह से कैलकुलेट होता है चाहे सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक हो चाहे निजी बैंक हो। ऑब्वियसली ब्याज की दरें अलग हो सकती है, चार्जेस अलग हो सकते हैं। किसके पास आप जाएं न जाएं ये आपकी मर्जी पर निर्भर है। दो तीन चीजें आप देख लें। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लेनी चाहिए, उसके बाद आप लेंडर डिसाइड करें। क्योंकि कई बार ये होता है कि जो प्रॉपर्टी आपको पसंद आती है वो पर्टिकुलर बैंक शायद आपको दे नहीं पाए। आपको जो लोन अमाउंट चाहिए वो बैंक दे सकती है क्या, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो। और ये दोनों होने के बाद आप इंटरेस्ट रेट्स और चार्जेस वगैरह का रुख करिए। जी, क्या पिछला जिस तरह हम पूछ रहे थे ट्रैक रिकॉर्ड, थोड़ा उसको भी देख लें, क्या उससे भी थोड़ा एक आइडिया मिल जाता है किस तरह से वहाँ इंटरेस्ट रेट्स की मूवमेंट रहती है? हाँ बिल्कुल। तो मतलब जब ब्याज की दरें गिरी थी तब उन्होंने बेनिफिट दिया था कि नहीं, ये भी आप जरूर देख लें। और पुराना 2008 के एंड से लेके करीबन 2010 के बिगिनिंग तक उन्होंने कितनी बार अपनी बीपीएलआर को गिराया, ये अगर आप देख लें और कंपेयर कर लें दो बैंकों के बीच, तो ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा कौन से लेंडर के पास जाने के लिए। जी, तो इन पहलुओं पर आप गौर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर सचिन साहब आप आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल हम चलेंगे रेवाड़ी, सुखबीर साहब वहां से लाइन पर हैं। जी, आपका भी स्वागत है, बताइए, प्रश्न बताएं आप। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं किसी सरकारी बैंक से मार्कशीट पे लोन लेना चाहता हूँ, ओके, क्या मुझे मिल सकता है और उसके लिए क्या ईएमआई जमा करनी होगी? नहीं, एग्जैक्टली आप क्या किसी कोर्स में आपने दाखिला, कुछ एडमिशन लेने के लिए आप लिया है, क्या एग्जैक्टली है ये? आप जो पूरा ये एजुकेशन लोन के संदर्भ में पूछ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहीं पर आप एडमिशन लिया है, कोई कोर्स जिसके लिए आप ये लोन एग्जैक्टली चाह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे ये एडमिशन की आप बात बताना चाहेंगे हमें, डिटेल्स पूरी? जी, मैं उदयपुर में ले रहा हूँ टीसी वर्क के लिए। ओके, आपको राय दिलवाते हैं। रुंगटा साहब, किस तरह से ये इसकी प्रक्रिया रहती है? जहां पर एडमिशन की जो बात कर रहे हैं वहां से भी पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और क्या जहां पुरानी मार्कशीट और बाकी सब जो पहलू रहते हैं बता सकें आप? तो ये डिपेंड करता है कि इनको कितना लोन चाहिए। तो नॉर्मली जितना भी कॉस्ट होता है फीस का या हॉस्टल चार्जेस वगैरह का, उसका रफली अबाउट 80 से 90% तक का लोन जो है बैंक देगी। नॉर्मली फॉर डोमेस्टिक कोर्सेज जो कि इनको चाहिए हैं, करीबन 10 लाख तक का लोन दे सकते हैं।
लेकिन 4 लाख तक के लोन के लिए इनको कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन 4 लाख के ऊपर अगर ये लोन ले रहे हैं तो शायद इनको गारंटर चाहिएगा जिसकी इनकम अच्छी हो, या फिर कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिएगी जिसके बेसिस पे बैंक इनको लोन दे सके। तो जहां तक 4 लाख तक के लोन का सवाल है, इनको बिना कोलैटरल सिक्योरिटी के लोन जो है मिल सकता है। जी, तो ये इससे जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। आइए अब अगला प्रश्न हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये प्रश्न SMS के जरिए आया है और ये प्रश्न हमें वीरेंद्र ने भेजा है दिल्ली से। ये एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं रुंगटा साहब, ये एग्जैक्टली जहां तक इनकम टैक्स रिटर्न की बात है, क्या उसके बिना भी इन्हें ये होम लोन मिल सकता है, जानना चाह रहे हैं। क्या ये डिपेंड करेगा एग्जैक्टली ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाता है जनरली किसी भी सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए ITRs पिछले कुछ साल की, तो उसमें कंफर्ट लेवल काफ़ी रहता है। फिर भी कैसे आप देखेंगे कितना इसका महत्व रहता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जनरली रहते हैं? जैसा आपने कहा कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर खुद का व्यवसाय करते हैं तो बिना इनकम टैक्स रिटर्न के प्रूफ के होम लोन मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर ये कहीं पे जॉब कर रहे हैं और रिटर्न भरा नहीं है इन्होंने, तो ज़रूर ये जो एम्प्लॉयर इनको फॉर्म 16 देता है जिसमें इनको कितनी सैलरी मिली है, उसमें से कितना इनकम टैक्स डिडक्शन हुआ है, वो उसके बेसिस पर भी पिछले 2-3 साल के सर्टिफिकेट्स के बेसिस पर भी इनको जो है लोन मिल सकता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स भी इनको देने पड़ेंगे, लेकिन बेसिक इनकम प्रूफ तो इनको देना ही पड़ेगा। सैलरीड के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के अलावा चॉइस है फॉर्म 16 का, बट सेल्फ एम्प्लॉयड में तो इनकम टैक्स रिटर्न के बिना लोन नहीं मिल सकता, होम लोन नहीं मिल सकता। जी, तो आप किस श्रेणी में है ये आप निर्भर करता है और उसके अकॉर्डिंगली जो फॉर्मेलिटीज हैं वो तो पूरी करनी पड़ेंगी। आइए अब हम एक आखिरी प्रश्न भी रुंगटा साहब कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये जो SMS आया है ये नासिक से आया है और नासिक से ये प्रश्न भेजा है शीतल ने। ये एग्जैक्टली जानना चाह रहे हैं कि ये एक बीमा एजेंट हैं और सालाना आय है 3 लाख रुपीस की, इनको कितना लोन मिल सकता है, ये इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। इसी से संबंधित थोड़ा आप बता सकें क्या इनको एक्सपेक्ट करना चाहिए, कितना इनका एलिजिबिलिटी रहेगी? तो अगर इनका 3 लाख का इनकम या इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा रहे हैं तो उन्होंने अपनी उम्र नहीं बताई, बट अज्यूमिंग कि 20 साल के लोन के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि 40 साल से कम के हैं, तो आज की ब्याज की दर के अनुमान से रफली 10 से 12 लाख रुपए तक का लोन जो है इनको आसानी से मिल सकता है, अज्यूमिंग और कोई लोन इनका ऑलरेडी नहीं चल रहा हो। जी, अच्छा रुंगटा साहब, चलते चलते एक प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे। जहां तक ब्याज दरों की बात है, हमने देखा है उनमें अभी पीछे रिजर्व बैंक ने इजाफा किया था और अब एक्सपेक्टेड है फिर से पॉलिसी में एक बार बढ़ोतरी हो सकती है। क्या आपको लग रहा है किस तरह से बैंक्स अपना पूरी रणनीति बना सकते हैं, क्योंकि कुछ बैंक पिछले दिनों वेट एंड वॉच पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे थे, तो क्या आपको लग रहा है इंटरेस्ट रेट्स की यहां से राह आगे की? खैर ओवर दी अगले 3 से 6 महीने तो क्लियरली ब्याज का रुख तो ऊपर की तरफ ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। बट कब होगा ऊपर की तरफ और कितना होगा, मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक ये दोनों चीजें तो समय ही बता पाएगा। बहुत ज्यादा तो शायद सरकार इसमें बहुत तुरंत बहुत ज्यादा हो जाए ऐसा भी नहीं है, धीरे धीरे शायद ऊपर होगा ऐसा अभी लगता है। जी, शुक्रिया हर्ष रुंगटा साहब मुंबई स्टूडियो में आने के लिए और कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, धन्यवाद।